आइए हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a magnetic field. Force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. Force on a current carrying conductor, force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. आइए देखें, 2 मिनट के लिए आप लोग लिखेंगे नहीं, इधर ध्यान लगा के समझिए। हम लोग सिचुएशन सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सिचुएशन में हम लोग फंसे हुए हैं। मान लो ये एक वायर है और इस वायर में से आई करंट पास हो रहा है। कितना करंट पास हो रहा है? आई। इस वायर में से कितना करंट पास हो रहा है? आई। हम ये मान लेते हैं कि इस वायर की जो लेंथ है वो L है। वायर की जो लेंथ है वो क्या है? L है। और वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है। हमने ये भी मान लिया कि वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है? A है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, कौन से फील्ड के साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाए हुए। मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाए हुए? थीटा एंगल वायर बनाए हुए। वायर मतलब एक ऑलरेडी प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड में जो है आप लोगों ने जो है रख रखी है। ठीक है भैया, आपको ये पता लगाने का है कि इस वायर पे फोर्स आखिर कितनी लगेगी। सबसे पहले लॉजिकली हम लोग जरा ध्यान लगा के सोचें, इस पे फोर्स लगेगी ही क्यों? इस पे फोर्स इसीलिए लगेगी क्योंकि जब इस वायर में से करंट पास होगा आई, जब इस वायर में से करंट पास होगा आई, कितना करंट पास होगा? आई। तो इस वायर के चारों तरफ भी क्या बन जाएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड। भाई इस वायर के चारों तरफ भी क्या बन जाएगा? और तुमने इसको ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड और इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करेंगे और जिसकी वजह से क्या बनेगी? फोर्स। और वही फोर्स आपको क्या करनी है? कैलकुलेट। वही फोर्स आपको क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। आओ दिमाग लगाएं भाई, कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। साथ के साथ हम लोग एक और बात लेट कर लेते हैं कि लेट n बी द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने ये मान लिया कि इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर डेंसिटी है वो क्या है? n। मतलब मैं ये लेट करके चल रहा हूं कि भाई 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n। मैं ये लेट करके चल रहा हूं कि 1 मीटर क्यूब में भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n। ये मैंने लेट कर लिया या मैं ये लेट कर चुका हूं। 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भैया? n। अब देखो जरा ध्यान लगा के सोचो, वायर में से क्या पास होता है? करंट पास होता है या इलेक्ट्रॉन? क्या पास होता है? क्या पास होता है? बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगी इसको ले लेते हैं स्मॉल f वेक्टर और वैल्यू इसकी लिख लेते हैं -e ब्रैकेट में vd वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। हाँ, कहां से आया ये फॉर्मूला? अरे दादा, ये फॉर्मूला कहां से आया? तो मैं आपको बताऊं, कोई नया फॉर्मूला है ही नहीं। f वेक्टर बराबर q v वेक्टर क्रॉस। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -e। जब किसी वायर में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसकी रफ्तार क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और मैग्नेटिक फील्ड तो भी है ही, हाँ ना बोलो। सो बेसिकली वही फॉर्मूला है। ठीक है, हमने बस इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू इधर पुट कर दी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लो भाई? इक्वेशन नंबर। अच्छा एक बात बता, वायर सिलिंड्रिकल है। वायर कैसी है? सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बोल भाई। पाई आर स्क्वायर
पाई आर स्क्वायर की जगह क्या मान रखा है? ए। पाई आर स्क्वायर की जगह और एच की जगह तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? ए एल। वॉल्यूम क्या होना चाहिए? तो हम लिख दें यहां पे मेरे भाई वॉल्यूम ऑफ वायर, और वायर का वॉल्यूम क्या होना चाहिए भैया? वायर का वॉल्यूम, अरे नहीं आया, वायर का वॉल्यूम। अच्छा, 1 मीटर क्यूब में अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 मीटर क्यूब में अगर, तो Al मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालूं अगर मैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला बोलो तो क्या होगा? ALN। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला, हाँ ना बोलो भाई। अच्छा ध्यान लगा के देख, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतनी फोर्स लग रही है तो ALN पे कितनी लगेगी? दोनों की आपस में क्या कर दें? क्या कर दें? तो हम यहां पे लिख दें टोटल फोर्स। क्या लिख दें भाई? क्या लिख दें भाई? टोटल फोर्स को हम ले लेते हैं कैपिटल F वेक्टर। क्या ले लेते हैं? तो टोटल फोर्स कैपिटल F वेक्टर बराबर बनेगा माइनस ALNE ब्रैकेट में VD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। देख लो एक बारी, हाँ ना बोलो फिर। मैंने सही किया है क्या? इसमें कोई समस्या वाली बात है तो नहीं भैया? हाँ ना बोलो यार, है ना? तो टोटल फोर्स ये निकल गया। अच्छा, इसको मान लो, हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर 2। देखो देखो देखो, आओ। We know that what we know that I is equal to ANE। I बराबर रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट। इसकी डेरिवेशन भी पूछी थी मैंने इसी टेस्ट में जो आज बांटा है तुम लोग को। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर दोनों साइड एल से मल्टीप्लाई कर दूं तो IL बराबर ANEVD। IL बराबर ANEVD वेक्टर लगाऊं तो IL वेक्टर बराबर नेगेटिव VD वेक्टर L वेक्टर। हाँ ना बोल। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू को उठा के रखूंगा 2 में। देख जरा ध्यान से मेरी बात, देख देख ALNEVD ALNEVD। अरे चार्ज की वैल्यू नेगेटिव होती है ना, वेक्टोरिकली लेगा तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ही होता है। अरे हाँ ना बोलो यार। अरे फिर से देख यार, देख यार, इधर देख यार, देख देख ALNEVD, देख ALNEVD जब 3 की वैल्यू 2 में रखेगा, बोल रख सकते हैं नहीं रख सकते? पुटिंग 3 into 3 की वैल्यू किस में रख दें? 3 की वैल्यू आउटपुट करें तो F वेक्टर बराबर, इस पूरे ड्रामे की जगह IL वेक्टर रख सकता हूं तो देख फॉर्मूला क्या बनेगा? IL वेक्टर क्रॉस ऑफ, IL वेक्टर क्रॉस ऑफ, ओपन करेगा तो बोल बनेगा भैया ILB साइन थीटा, या याद रखने का तरीका आसानी से BIL साइन थीटा, बिल साइन थीटा। क्या फॉर्मूला बना? बिल साइन थीटा। क्या फॉर्मूला बना? अब क्योंकि इसमें थीटा आ रहा है भैया तो केस बनाए जा सकते हैं भैया। थीटा को 0 ले सकते हो भैया, 4 0 हो जाएगी, 90 ले लोगे, फोर्स क्या हो जाएगी? अरे हाँ ना बोलो भाई। फोर्स का फॉर्मूला आया। एक और फोर्स का फॉर्मूला पढ़े हम लोग, F बराबर QVB साइन थीटा। अरे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अरे वो कब लगता है भैया? चार्ज पार्टिकल पे। कब लगता है? जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में से जा रहा हो। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से, ये कब लगता है भैया? जब एक तार मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो जिसमें से करंट पास हो रहा हो। हाँ कि ना? आया नहीं आया? अरे पक्की बात। डेरिवेशन कर, फिर एक कहानी में ट्विस्ट सिखाएगा। हाँ जी, ये देखे ना, ALNEVD, ठीक है। A, इस L को इधर घुमा के लिख लो, ALNEVD। तो इस पूरे की जगह क्या पुट कर दिया? तो
इसको यहां से हटाया, इसकी जगह क्या डाल दिया, ऐसे, ठीक है, इसकी जगह क्या रख दिया भाई, IL वेक्टर। बोलो सही है, हाँ ना बोलो भाई। चलो आगे बढ़े। अब एक चीज इसमें जो मुख्य रही, जो तुमने मुझसे पूछनी चाहिए थी, तुमने पूछा नहीं, कि भाई इसमें, ठीक है भाई, L के ऊपर वेक्टर इसलिए लगाया क्योंकि L डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि L क्या है, L के ऊपर वेक्टर इसलिए लगाया क्योंकि L डिस्टेंस नहीं है, L डिस्प्लेसमेंट है। सुन कैसे, मैं सवाल कराता हूं, सवाल से ज्यादा क्लियर होगा। इधर देखेंगे सभी लोग, एग्जाम्पल 1 देख रहे हैं हम लोग। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है B, और मान लो इस मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर रखी हुई है ऐसे, इसमें से करंट जा रहा है I। ये वाला जो पॉइंट है ये है 2, 3, और ये वाला जो पॉइंट है ये है 4, 4। कोऑर्डिनेट्स इस वायर के, यहां से यहां तक वायर है। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि चल भाई बता, इस वायर पे फोर्स कितनी लगेगी। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि चल भैया एक काम कर, ये बता दे कि इस वायर पे फोर्स कितनी लगेगी। अब कैसे पता करें, फोर्स का फॉर्मूला ऑब्वियस सी बात है, बिल साइन थीटा है। फोर्स का फॉर्मूला ध्यान लगा के देखो, जो अभी अभी पढ़ाया, ये ऑब्वियस सी बात है, बिल, मैग्नेटिक फील्ड B दे रखा है, करंट I दे रखा है, थीटा 90 डिग्री है, वो दिखाई दे रहा है। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ट्स है। क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, जो चीज नहीं पता है वो L नहीं पता है। और L कैसे पता किया जाएगा, इसी चीज के लिए सवाल कराया जा रहा है। L क्या करना है आपने, जहां से स्टार्ट हुआ वहां से एंड पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन बना दो, वहां से एंड पॉइंट तक क्या बना दो, तो आपकी क्या निकल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकल जाएगी भाई, तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली जा सकती है, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, तो अंडर रूट ऑफ 4 प्लस कितना आ जाएगा, रूट 5 मीटर। कितना आ जाएगा, ये किसकी जगह रख जाएगा, L की जगह, और फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा BI इंटू रूट 5, यानी कि फोर्स आ जाएगी रूट 5 BI। फोर्स कितनी आ जाएगी, रूट 5 BI। बात समझ में आई नहीं आई, फोर्स कितनी आ जाएगी, रूट 5 उतार। अगला फिर करके दिखाइयो। थीटा एंगल होता है I और L के बीच का बेसिकली। और L का अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में L है, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में। तो करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए थीटा कितना लिया, 90। तो भी 90। हो गया भाई, उतारो फटाक से। डिस्प्लेसमेंट, ये जो फॉर्मूला जो मैंने लगाया इसको डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। हाँ, एल की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के साथ होती है, एल की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के साथ होती है। ठीक है भाई, डन। एक और सवाल दे दूं, देखो जरा,
मैग्नेटिक फील्ड B करंट I, रेडियस R, सेमी सर्कल पे फोर्स बोलो। सेमी सर्कल पे फोर्स बोलो। टू आई सोचो सोचो, 2RI भी सोचो। B और I तो गिवन ही है भाई, B और I तो गिवन ही है, तुमको बस L ही तो पता करना है। L हमने बोला है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की टोटल दूरी। इनिशियल पॉइंट ये रहा, ये रहा इनिशियल पॉइंट, ये रहा फाइनल पॉइंट। अगर ये आ रहे तो ये भी क्या होगा, तो L की वैल्यू क्या आई? अरे भाई L की वैल्यू क्या आई? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? B इंटू आई इंटू 2R, 2IRB क्या आ गई? 2IRB। ये निकल गया फोर्स। करो जरा, जीरो। अरे अगर क्लोज शेप होगा तो जहां से शुरू हुए वहीं पे क्या हो गए? खत्म। अभी बताऊंगा उसका, भी देखो, पहले इसको करो। क्लोज कहाँ है? ये तो ऐसे लग रहा था कि वहाँ ऐसे ही वहीं पर खत्म हो रहा है। हुआ। हटा दूं स्लाइड? अगला सवाल दूं? Calculate magnetic field at the center of this circuit, या फोर्स, नेट फोर्स ऑन दिस सर्किट। क्या होनी चाहिए? फोर्स क्या होनी चाहिए? फोर्स क्या होनी चाहिए? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वैसे भी अगर ध्यान लगा के सोचोगे ना, ध्यान लगा के सोचोगे, इधर देखो, इधर देखो, ऊपर वाले हिस्से की वजह से सेंटर पे फील्ड अंदर, नीचे वाले की वजह से, हाँ ना बोलो, काट देगा एक दूसरे को। अरे आया नहीं आया? तो वैसे भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? शून्य। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? तो नेट फोर्स क्या निकलेगी? शून्य। बोलो क्लियर है? परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। एक सेकंड का समय दें जरा।
देखें, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हो गया थीटा 90 डिग्री है। एक मैग्नेटिक फील्ड में एक तार रखा, 5 टेस्ला की फील्ड में तार की लंबाई है 2 मीटर, तार का मास है 10 की पावर -3 kg। तार का मास है 10 की पावर, पहले लिखो सवाल, लिखो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट इन द वायर, calculate the value of current in the wire so that it remains suspended, in the magnetic field, so that it remains suspended in the मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट इट रिमेन्स सस्पेंडेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब बना लो, सवाल तुम्हारे सामने, 2 मिनट सोचो, बोर्ड का पूछा हुआ सवाल है भाई। देखते हैं 5T, हाँ 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 5 टेस्ला। टेन टू द पावर -3 एम्पियर, पक्की बात। इधर देख ध्यान से, वायर को मैग्नेटिक फील्ड में हवा में सस्पेंड रखना है, वायर को मैग्नेटिक फील्ड में हवा में क्या रखना है, इसका वेट ऑब्वियस सी बात है mg किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। अब ये जो चीज है ये वैसे तो नीचे की तरफ गिर जानी चाहिए, लेकिन अगर इसको सस्पेंड रखना है तो किसी ना किसी चीज को mg को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। mg को यहाँ पे कौन बैलेंस कर सकता है, मैग्नेटिक फोर्स। mg और f आपस में क्या होने चाहिए, बराबर, ताकि दोनों एक दूसरे को काट दें। अरे तभी तो नेट फोर्स क्या लगेगी, और जब नेट फोर्स 0 लगेगी तभी तो ये हवा में सस्पेंडेड रहेगा, वरना तो नहीं रहेगा। तो बेसिकली कहने का अर्थ ये है कि भाई फोर्स बराबर क्या होना चाहिए, mg। मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स रखते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, BIL साइन थीटा बराबर mg। मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला, I निकालना है, लेंथ 2 मीटर, थीटा 90, मास 10 की पावर -3, g की वैल्यू 10, 5 दूनी 10 ने 10 को मारा, करंट आ गया 10 की पावर -3 एम्पेयर। दोबारा रिपीट कर देते हैं भाई साहब, कोई भी चीज हवा में तभी सस्पेंडेड रहेगी जब उसके वेट को कोई ना कोई फोर्स बैलेंस करे। अगर तुझे हवा में मान ले रखना है, सपोज कर, मान ले मैंने तेरे को हवा में ऐसे उठा रखा है, तो जितना तेरा वजन होगा उतनी मैंने क्या लगा रखी होगी, फोर्स। अब इसको तुम्हें हवा में रखना है तो इसका वजन कितना है, और ये रखा किसमें हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके वजन के बराबर फोर्स किसको लगानी पड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड को, तभी तो ये एयर में रह पाएगा। इसलिए हमने mg को और फोर्स को आपस में क्या कर दिया, बराबर। इसलिए फोर्स को और mg को आपस में क्या किया, बोल चमका। उतारो बोर्ड का सवाल भाई, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बेल साइन थीटा के ऊपर हेडिंग डालो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, 10 स्टार लगाओ इस पे, आएगा ही आएगा पेपर में कुछ ना कुछ इसमें से। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ब्रैकेट में लिखो MCG, 5 नंबर का डिवाइस है, न जाने कितनी बार ये पेपर में पूछा गया है। तुम्हारे 12वीं के सिलेबस का ये पहला डिवाइस है, ठीक है भाई। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, लिखो जरा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन लिखो, लिखो, इट इज अ डिवाइस
It is a device which is used to measure. It is a device which is used to measure very small value. Which is used to measure very small value of electric current. It is a device which is used to measure very small value of electric current. करंट की जब बहुत कम वैल्यू हो तो उसको नापने के लिए क्या काम आता है? MCG. डिटेक्शन में भी काम आता है, बहुत कम करंट को नाप भी सकता है. लिखेंगे जरा प्रिंसिपल. किस प्रिंसिपल पे काम करता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? प्लीज राइट प्रिंसिपल. It works on the fact. It works on the fact that whenever a current carrying conductor, whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, is placed in a magnetic field, comma, it experiences a torque. It experiences a torque and vice versa. It experiences a torque, T-O-R-Q-U-E, torque and vice versa. प्रिंसिपल समझ लो जरा. प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहा है? इधर देखो ध्यान से. जैसे मान लो ये एक नॉर्थ पोल है और ये एक साउथ पोल है मैग्नेट का, और इसके अंदर हमने एक ये कोई कॉइल रख दी. प्रिंसिपल कहता है कि अगर इस कॉइल में से तुम करंट पास कराओगे तो ये कॉइल अपने आप घूमेगी. टॉर्क लगने का मतलब है कॉइल घूमेगी. तुम्हारी जितनी बार भी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं सब इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं. पंखे की मोटर देख लो, बिजली की मोटर देख लो, ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, बीच में कॉइल, तुम करंट पास कराते हो, टॉर्क लगता है, पंखा घूमता है. और वाइस वर्सा का मतलब है दैट द अपोजिट इज आल्सो ट्रू. तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट ये होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रख के तू घुमाएगा तो करंट बनेगा. और ये जनरेटर का प्रिंसिपल है. मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रखोगे, करंट दोगे तो कॉइल घूमेगी. कॉइल, पंखा ऐसे ही चलता है. और अगर मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रख के तुम घुमाओगे तो करंट बनेगा. जनरेटर में यही तो करते हैं. डीजल डालते हैं, उसको स्टार्ट, तुमने देखा हो बड़े जनरेटर्स को. आप तो चलो बटन से स्टार्ट हो जाते हो, हैंडल पकड़ के उसको एक बार स्टार्ट कर देते हैं, फिर डीजल से उसकी कॉइल जो है उसको घुमाया जाता है लगातार. जब तक कॉइल लगातार घूमती जाएगी, जब तक कॉइल लगातार, करंट बनता जाएगा. डीजल वो उसको कॉइल को घुमाना बंद कर दे, करंट बनना बंद. छोटे छोटे साइकिलों में जो डायनामो लगा लेते हैं हम लोग, साइकिल चलेगी तो छोटी छोटी लाइटें जला देते हैं ना, एलईडी वगैरह, उससे. तो जब तक साइकिल चलती है तभी तक तो वो बनता है करंट. तो जब तक ये कॉइल घूमती रहेगी तब तक करंट बनता रहेगा. ये जनरेटर का प्रिंसिपल है. जनरेटर हम अगले यूनिट में पढ़ेंगे. जनरेटर हम कहां पढ़ेंगे? और अभी क्या प्रिंसिपल है कि मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखेगा, कॉइल को करंट देगा तो कॉइल घूमेगी. इस बात को ध्यान रखने का, कॉइल घूमेगी. हाँ ना बोलो भाई. अब लिख लो जरा कंस्ट्रक्शन. तीसरा पॉइंट लिख लो, कंस्ट्रक्शन. ये हम अगली क्लास में करेंगे, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग. क्योंकि इसका डायग्राम बनाने में मुझे तकरीबन 7-8 मिनट लगेंगे, तुम्हें बनाने में तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे. ठीक है. पूरी बुक का सबसे डिफिकल्ट डायग्राम है एमसीजी का, और अभी इसकी वर्किंग भी है. मतलब अगली पूरी क्लास और उससे अगली आधी क्लास खाएगा ये अकेला टॉपिक, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. 5 नंबर का है तो इसमें सब कुछ पूछा जाता है. राइट द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग ऑफ एमसीजी, ड्रॉबैक्स, यूज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एमसीजी, सब पेपर में आ चुका है. ठीक है भाई. तो हम भी बिल्कुल एकदम क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए ही कहानी को आगे बढ़ाएंगे. बहरहाल 2 काम आपने करने. मेरी इच्छा नहीं थी मैं प्रिंसिपल आज समझाता, मेरी इच्छा थी मैं अगली क्लास में ही समझाता, बट मैंने समझा दिया. तो इसको घर से अच्छे से क्या करके आना, खोपड़ी में बिठा के आना. मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखी होगी, करंट देंगे तो कॉइल घूमेगी. ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है, कॉइल घूमेगी. इसको पढ़ के आए. अगर किसी को कोई समस्या है तो हमसे क्या कर लेंगे भाई.